नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एकांकी विधा और एकांकी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और जहां पर आपको आवश्यक लगे उसे अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए भी चलें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एकांकी प्रश्नोत्तरी, और आज की इस एकांकी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो प्रश्न है कि आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी कौन सी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बादल की मृत्यु है, विकल्प बी एक घूंट है, विकल्प सी कारवां, या फिर विकल्प डी नदी प्यासी थी। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। तो बिल्कुल तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, एक घूंट इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने दिया विकल्प बी, तो आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो निश्चित रूप से आप सब इसको दिमाग में बैठाइए। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए, बात करें आधुनिक ढंग की जो एकांकी है ना, तो बिल्कुल आधुनिक ढंग की एकांकी सर एक घूंट है। अब किसकी घूंट है? सुख की एक घूंट है, आनंद की एक घूंट है, अमृत की एक घूंट है। तो जो आप दिमाग में बैठा लीजिए वही है। तो सर आधुनिक ढंग की जो प्रथम एकांकी है वो तो एक घूंट है, रस की घूंट, आनंद की घूंट, सुख की घूंट जो है बैठा लीजिएगा। और बात करें तो 1929 में लिखा गया प्रसाद जी द्वारा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। पहली एकांकी है प्रसाद जी द्वारा लिखी गई 1929 में, एक घूंट, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें बादल की मृत्यु, तो मैंने आपको बताया था कि बादल की मृत्यु जो है पश्चिम में जाके हो जाती है। यानी कि बादल जब उठता है तो पश्चिम में जाके कट जाता है, छट जाता है। तो यानी कि पश्चिमी नाट्य रंगमंच के आधार पर जो है हिंदी की पहली एकांकी बादल की मृत्यु को स्वीकार किया जाता है। और कारवां, कुछ अन्य लोगों का मानना है कारवां जो है हिंदी की प्रथम एकांकी है, जो कि भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आई होप विकल्प डी देखेंगे, नदी प्यासी थी, तो बार बार मैं चर्चा कहूँ कि धर्म की प्यासी थी, तो धर्मवीर भारती जी का ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग इसका जो उत्तर है विकल्प बी एक घूंट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है ना। इन्हीं कि डॉक्टर सत्येंद्र जी के अनुसार हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा है, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर विकल्प डी भुवनेश्वर हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है कि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम एकांकीकार कौन है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी, बेहतरीन नमूना आप सबका। तो अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, बात करें सत्य, यहाँ पे देखिए सत्य और हरिश्चंद्र, है ना। आप जब भी हरिश्चंद्र की बात आती है तो आप कहते हैं सत्य हरिश्चंद्र न बनो, है ना, बहुत बड़ा सत्य हरिश्चंद्र हो। तो सत्य को हरिश्चंद्र से जोड़ना है कि सत्येंद्र जी ने हरिश्चंद्र जी को क्या माना, हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है। तो हरिश्चंद्र की बात आते ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और अगर कुछ भी ना आपके दिमाग में आए तो बस यही दिमाग में बैठ लीजिएगा कि सत्य तो भारत में है, सत्य तो भारत में है, बिल्कुल सत्य तो भारत में है। और आप ये भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते भारत में। तो सत्य फार सत्येंद्र और भारत फार भारतेंद्र हरिश्चंद्र को बैठाइएगा और इसे दिमाग में बिल्कुल हमेशा के लिए रख लीजिएगा कि बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र जी ने, है ना, हिंदी का प्रथम एकांकीकार भारतेंद्र कुमार है, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प में आप देख पा रहे हैं कि राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो राम कुमार वर्मा जी को हिंदी का प्रथम एकांकीकार रामनाथ सुमन जी ने माना है। और विकल्प सी में आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात अगर हम लोग करें तो जयशंकर प्रसाद जी को ढेर सारे विद्वानों ने हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है, जिनमें डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, सोमनाथ और अगे जी हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि असोन हैं, कौन है, बोले असोन लोग हैं, जो कि बिल्कुल प्रसाद जी को क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं। आ फार अगे, सो फार बिल्कुल सोमनाथ और ना फार नागेंद्र। तो असोन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा और एकदम बिल्कुल क्लू की सहायता से बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से कौन सी एकांकी राम कुमार वर्मा की नहीं है। अब विकल्प कह रहे हैं कि रेशमी टाई नहीं है, विकल्प बी कौमुदी महोत्सव नहीं है,
विकल्प सी दीपदान या फिर विकल्प डी लक्ष्मी का स्वागत। तो प्रश्न संख्या 3 एक बेहतरीन प्रश्न है। आप सबके स्क्रीन पर जवाब के रूप में आपके पास है 4 विकल्प। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। लक्ष्मी का स्वागत बिल्कुल राम कुमार वर्मा नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्मी का स्वागत की बात करते हैं ना तो उपेंद्र नाथ अस्क करते हैं। तो जिसके पास अस्क होता है, दुख होता है ना, जो दिन रुक है ना, वही लक्ष्मी का स्वागत करता है। यानी कि लक्ष्मी के महत्व को वही समझता है जो बिल्कुल अस्क दुख को झेलता है ना। कभी कभी देखते होंगे कि एक दो रुपया भी बहुत भारी हो जाता है, तो बस अस्क लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है? जो अस्क बहाता है। तो अस्क फॉर उपेंद्र नाथ अस्क को ध्यान में रख दिएगा, ठीक है, और इसे ठीक कर लीजिएगा। तो बात करें रेशमी टाई, तो भैया राम के कुमार जो है ना बड़े स्टाइलिश हैं, इसलिए रेशमी टाई लगाते हैं। तो रेशमी टाई राम के कुमार, तो राम कुमार वर्मा। और कौमुदी महोत्सव बिल्कुल राम के कुमार, ये ध्यान में रखिएगा। और दीपदान बिल्कुल राम के कुमार। तो बस एक क्लू बनाइएगा कि रेशमी टाई लगा करके कौमुदी महोत्सव में राम के कुमार ने दीपदान किया। ये ध्यान में रखिएगा कि रेशमी टाई लगा करके राम के कुमार यानी राम कुमार वर्मा के हैं, कौमुदी महोत्सव में जा करके दीपदान करते हैं। तो दीपदान राम कुमार, कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा और रेशमी टाई राम कुमार वर्मा जी की है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपने देखा कि 3 रचनाएं, तीनों की तीनों बिल्कुल राम कुमार वर्मा जी की है। और विकल्प डी लक्ष्मी का स्वागत अस्क वाला व्यक्ति करता है। तो अस्क फॉर उपेंद्र नाथ अस्क को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि हंगर स्ट्राइक किसकी कहानी एकांकी है? तो हंगर स्ट्राइक किसकी एकांकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि सेठ गोविंद दास का, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर का, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा या फिर विकल्प डी भुवनेश्वर का। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सेठ गोविंद दास इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए बेहतरीन जवाब है, सुंदर तैयारी है और आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, हंगर माने होता है भूखे लोग स्ट्राइक करते हैं, संघर्ष करते हैं। किसके खिलाफ? बोले सर सेठ के खिलाफ। तो यही सेठ है जो मिल के मालिक हैं, मजदूर मिल के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं। तो मजदूर जब हंगर होंगे, भूखे होंगे, तो भूखे जो होंगे ना मजदूर, वो क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। बस यही क्लू बनाइएगा और बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिएगा कि हंगर मतलब भूखे मजदूर स्ट्राइक करते हैं। किसके लिए? किसके खिलाफ? बोले सेठ के खिलाफ, मालिक के खिलाफ। ये ध्यान में रखिएगा। तो सेठ फॉर सेठ गोविंद दास, है ना। जब भी मैं सेठ का चर्चा करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेठ वही सेठ, कौन? सेठ गोविंद दास, ठीक है। तो निश्चित रूप से हंगर स्ट्राइक करेंगे, सेठ के खिलाफ करेंगे। तो हंगर स्ट्राइक सेठ गोविंद दास जी का है और एक केवल स्ट्राइक है भुवनेश्वर जी का रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि पन्नाधाय किसकी एकांकी है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती की एकांकी है, विकल्प बी जैनेन्द्र की, विकल्प सी चतुर्सेन शास्त्री की या फिर विकल्प डी सुदर्शन शर्मा की। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और बिल्कुल आप स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल छाप लीजिए। और जो आवश्यक चीज़ें हैं ना मित्रों, उसे अपनी नोटबुक में आप दर्ज करते हुए चलिए। और ढेर सारे भाई बहन तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत ही मजबूत है, तो उन्हें तो कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल अभ्यास करते चलें। लेकिन ऐसे भी कुछ भाई बहन हैं जो कि अभी नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, हाल ही में उनका बीएड हुआ है, तो बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल है ना 0 लेवल से क्लास चल रही है। आप लोग बिल्कुल अपनी नोट बनाते हुए चलें और जो तथ्य हैं उसको दिमाग में बैठाते हुए चलें, ठीक है। तो फिलहाल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर पन्नाधाय बड़ी चतुर है। तो पन्नाधाय बड़ी चतुर है, ध्यान में रखिएगा। तो चतुर फॉर चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है ना। और बड़ी चतुराई के साथ बिल्कुल राजकुमार को उसने बचाया था ना, पन्नाधाय ने टोकरी में रख करके नगर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि पन्नाधाय बहुत चतुर है। तो चतुर फॉर चतुर्सेन शास्त्री को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्टार लगाइए और दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, बात करें यहाँ पे धर्मवीर भारती जी को, तो आप जान रहे हैं कि नदी है, धर्म क्या है? बोले धर्म तो नदी की प्यासी है। तो नदी की प्यासी है। जैनेन्द्र कुमार का टकराहट एक ध्यान में रखिएगा। सुदर्शन का बिल्कुल आपने देखा है राजपूत की हार, ठीक है। ये दौड़ाते हुए दिमाग में बैठाते हुए बीच बीच में इसकी चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कौन सी है ना। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी एकांकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मेरी बांसुरी, विकल्प बी भोर का तारा,
विकल्प सी रीढ़ की हड्डी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब बिल्कुल सरकारी जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सरकारी जवाब है ना, आप लोग बिल्कुल कहते हैं कि सर सरकारी जवाब, तो जी फार डी फार सरकारी जवाब। तो सरकारी जवाब का मतलब है उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। और ऐसे प्रश्नों का निर्माण मेरे द्वारा इसलिए भी किया जाता है कि बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर जी की जितनी भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का एक बार रट्टा आप लगा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी का जो एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी, आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए जगदीश है ना, तो बिल्कुल जगदीश या फिर लीजिए माथुर को, तो मथुरा को लीजिए या जगदीश को लिखिए। तो बस दिमाग में रखिएगा, जगदीश है तो मेरी बांसुरी, तो मेरी बांसुरी है ना हमेशा बजती है जगदीश के लिए, बस ध्यान में रखिएगा। जब मेरी बांसुरी बजती है तो जगदीश के लिए बजती है, ध्यान में रखिएगा। भोर का तारा होता है भैया, जगदीश से कृपा होती है ना तो भोर में तारा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और रीढ़ की हड्डी साकुशल है जगदीश की कृपा से, बस ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी किसकी, बोले सर जगदीश की, है ना। तो रीढ़ की हड्डी किसकी, रीढ़ की हड्डी टूटी, बोले सर जगदीश की। किसकी बांसुरी बाजी, बोले सर जगदीश की बांसुरी बाजी। और किसका भोर का तारा, बोले जगदीश का भोर का तारा, ठीक है। तो जगदीश को भोर का तारा दिखता है, जगदीश की बांसुरी है और रीढ़ की हड्डी भी जगदीश के है, जगदीश पार जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रखिएगा। कुछ रचनाओं को आप ऐसे ही उलझुल तरह की जो ट्रिक बनाइए है ना, मिर्च मसाला लगाइए, उसको जोड़ लीजिए कि मेरी बांसुरी जगदीश ले गया है ना, भोर का तारा जगदीश देखा और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जगदीश की। तो किसकी हड्डी टूटी, रीढ़ की, बोले सर जगदीश की। तो जगदीश पार जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न के साथ है कि कारवां एकांकी किसका है ना, इसको बिल्कुल स्टार लगाइए, साधारण सा प्रश्न है और आप सबका जवाब तेजी के साथ इस पर आना चाहिए। विकल्प कह रहे उपेंद्र नाथ दास का है, विकल्प बी सेठ गोविंद दास का है, विकल्प सी भुवनेश्वर का, या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर का। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबका आ गया कि सर जो कारवां है ना, तो कारवां भुवनेश्वर चला, ध्यान में रखिएगा, कारवां भुवनेश्वर का, ये ध्यान में रखिएगा। भुवन के ईश्वर जो है ना राम जी, तो राम जी का कारवां चलता है, ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक कारवां उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ गया, ठीक है। जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में उपेंद्र नाथ दास का प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है। विकल्प कह रहे कि पर्दा उठाओ, विकल्प बी पर्दा गिराओ, विकल्प सी है कैसा सांप कैसी आया, या फिर विकल्प डी आपस का समझौता। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और बिल्कुल आप सबसे है ना बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, आपस का समझौता इज ए राइट आंसर, है ना। देखिए, बात अगर हम लोग करें ना तो अस्क जब गिरने लगता है, देखेंगे दो पक्षों में जब खूब मारपीट होती है तो बाद में आंसू आती है, और जब आंसू आ जाती है, आंसू गिरने लगता है ना, तो वो लोग क्या मान लेते हैं कि भैया आप इसका जो प्रतीक है ना कि आंसू जब गिर जाए, दो लोग लड़ाई करें और आंसू गिरने लगे तो आप प्रतीक मान लीजिए कि अब आपस में समझौता हो जाएगा। जब तक दो पक्षों में बहुत भयानक मारपीट ना हो, रक्तपात ना हो, आंसू ना गिरे, तब तक समझौता नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल जब अस्क आ जाए, दो पक्षों में मारपीट हो जाए, अस्क आ जाए, खून खराबा हो जाए, तो आपको प्रतीक मिल गया कि अब आपस में समझौता हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप बिल्कुल विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे ना, तो छोटी छोटी बात जैसे कि सीट के लिए लड़ाई होती है और इतनी भयानक लड़ाई हो जाती है, कोई किसी का कॉलर पकड़ के फाड़ दिया, कोई किसी का बिल्कुल बाल पे हाथ डाल दिया, किसी का टकला बजा दिया, तो इतने भयानक मारपीट हो जाती थी कि उसमें कब तक आंसू आने लगता था, अस्क आने लगता था। और जब अस्क आने लगता था तब एक प्रतीक मिल जाता था कि भैया अब आपस में समझौता हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत मजबूत पड़ जाता है, एक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर वहाँ पे दोनों लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपस में जो समझौता है ना, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का प्रतीकात्मक नाटक है, ठीक है, एकांकी है, ठीक है। चलिए, पर्दा गिराओ, तो भैया पर्दा गिराओ, अस्क है ना, जब अस्क आने लगता है लोग कहते पर्दा गिरा दो, और जब अस्क बिल्कुल खत्म हो जाए तो कहते पर्दा उठा दो। तो कैसा साहब कैसी आया है कि दोनों आंसू गिरा रहे हैं, कि साहब भी हैं, साहब और उनकी आया दोनों आंसू गिरा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा कि बोलेगा कैसा साहब कैसी आया है, दोनों लोग बिल्कुल आंसू गिरा रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं,
ठीक है, चलिए। और आपस का समझौता बिल्कुल तब होता है जब अस कहा जाता है। तो ये सब बिल्कुल क्लू है और इन सभी क्लू का जो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र यही प्रयास है। और आप सबको बिल्कुल बेहद पसंद आ रहा है, तो इसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सब आप सबके स्नेह, विश्वास और है ना सहयोग से चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करना है कि विष की पुड़िया किसकी एकांकी है। अब विष की पुड़िया एकांकी बड़ी खतरनाक एकांकी है कि विष की पुड़िया किसकी एकांकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उदय शंकर भट्ट की है, विकल्प बी सेठ गोविंद दास की, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर की, या फिर विकल्प डी धर्मवीर भारती की। तो भैया विष की पुड़िया किसकी एकांकी है, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 9 आप सबकी स्क्रीन पर बड़ी खतरनाक है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। उपेंद्र नाथ उदय शंकर भट्ट इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए सर कभी कभी लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल विष की पुड़िया है। गांव समाज में देखे होंगे कुछ औरत या अब औरतों को ही कहेंगे क्योंकि पुड़िया है, विष का पूड़ा तो है नहीं, तो विष की पुड़िया। देखे होंगे गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खासतौर से महिलाएं होती हैं कि बिल्कुल वो झगड़ा लेने के लिए समझिए तैयार रहती हैं। कोई अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत उसका जवाब वो तुनक के देंगी। तो बस कुछ लोग कहते हैं भैया ये विष की पुड़िया है, अगर कुछ बोल दिए, कुछ कह दिए तो भट्ट से उत्तर दे देंगी। और ऐसा बोलेंगे कि जहर है बोलेंगी, तो जहर बोलना विष की पुड़िया, ये ध्यान में रखिएगा। और अब हम ज़्यादा हिंट नहीं करेंगे, आपके अगल बगल में कोई होगा तो आप बिल्कुल उसको जोड़ लीजिएगा कि यही विष की पुड़िया है ना। तो बिल्कुल जैसे आप उनको कुछ बोलें, किसी को कुछ बोलें, हंस ही दीजिए। तो अच्छा अब ऐसे लोग कम हैं, बुजुर्ग लोग थे, धीरे धीरे अब उनकी जो वांट थी ऊपर निकल चुकी है, तो लोग ऊपर जा रहे हैं और संख्या इनकी कम हो रही है। नहीं तो आप बिल्कुल हंस रहे हो, खेल रहे हो, कोई काम कर रहे हो और आप कुछ बोल दिए, तो जो विष की पुड़िया लोग होती थी मतलब समाज में थोड़ा सा बुढ़िया लोग होती थी, वो भट्ट से क्या करती थी, कुछ जहरा उगल देती थी। ये ध्यान में रखिएगा। तो विष की पुड़िया का मतलब होता है कि जहर उगलना भट्ट से, विष की पुड़िया भट्ट से। तो भट्ट फार उदय शंकर भट्ट को जोड़ लीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट को मत जोड़िएगा। ठीक है, तो भट्ट से उदय हो गया विष की पुड़िया का, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा और बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि वह मरा क्यों एकांकी किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की है, विकल्प बी सेठ गोविंद दास का, विकल्प सी गणेश प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है कि वह मरा क्यों एकांकी किसकी है। अब वह मरा क्यों एकांकी किसकी है, तो बिल्कुल जवाब आपको देना है और आपके स्क्रीन पर रुक गया है। तो मरा क्यों, ये भी देखिए खतरनाक प्रश्न है, बच के रहना रे बाबा और जवाब दीजिए सोच समझ कर। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कहाँ से प्रश्न था ये। तो बिल्कुल विकल्प बी सेठ गोविंद दास इज राइट आंसर, है ना। तो सेठ गोविंद दास की बात करते हैं कि वह मरा क्यों, है ना, वह मरा क्यों। अब देखिए प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपने दे दिया, लेकिन कैसे दिमाग में बैठा है। तो वह मरा क्यों, भाई अच्छा खासा सेठ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर वह क्यों मरा। कभी कभी देखते होंगे ना कि जो गांव का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, धन दौलत सब कुछ है, तो लोग कहते हैं वो काहे मर गए, क्यों मर गए भाई, उनको कौन सी कमी थी, धन दौलत सब कुछ भरी है, सेठ व्यक्ति है, तो सेठ व्यक्ति वह क्यों मरे, वह क्यों मरे, सेठ व्यक्ति है। तो वैसे इसे दिमाग में रखिएगा, वह क्यों मरे, वो तो भैया अच्छे खासे सेठ थे। तो सेठ की बात आते ही सेठ गोविंद दास को आप बैठा लेंगे। ठीक है, तो वह मरा क्यों, वो तो अच्छा खासा सेठ थे, अच्छे खासे, है ना, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, धन दौलत वैभव आदि सब कुछ थी, तो फिर वह क्यों मरे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 11 है कि शारदिया नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि चतुर्सेन शास्त्री का है, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प सी जैनेन्द्र कुमार का है, या फिर विकल्प डी गिरिजा कुमार माथुर का। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है कि शारदिया एकांकी किसका है ना। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर। और मैंने आपको एक क्लू बताया था ना कि कोस पर दशरथ नंदन, कोस पर दशरथ नंदन, तो को से कोणार्क, सा से शारदिया, है ना, पा से पहला राजा, रा से रघुकुलरीत और अंत में दशरथ नंदन। किसका, बोले जगदीश चंद्र माथुर के ये नाटक हैं। ठीक है, चलिए
तो फिलहाल शारदिया के बारे में आप लोग जानेंगे कि शारदिया क्या है। बोले शारदिया जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है और बहुत बेहतर प्रश्न है कि ताजमहल के आंसू एकांकी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा की है, विकल्प बी डॉक्टर सत्येंद्र की है, विकल्प सी लक्ष्मीनारायण लाल की है, या फिर विकल्प डी सुदर्शन की है। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे। देखिए बात करें अगर ताजमहल में, तो ताजमहल में अगर आप जाओगे ना, ताजमहल की इतनी खूबसूरती को देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि बिल्कुल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। शाहजहाँ के बारे में आप जान रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसमें है भी शाहजहाँ के व्यक्तित्व का वर्णन इसमें किया गया है, यानी कि उसी की विषय वस्तु है ना। अब देखिए ताजमहल के आंसू की बात करते हैं। ताजमहल से जब आंसू गिरेंगे ना, जब देखने के बाद, तो आंसू लाल लाल गिरते हैं। और लाल लाल को बस दिमाग पे रखिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। जब भी लाल लाल बात आती है तो लाल लाल फॉर लक्ष्मी नारायण लाल, है ना। तो ताजमहल के आंसू लाल लाल इधर में रखिएगा। ताजमहल में जब आंसू गिरते हैं ना, तो बिल्कुल लाल लाल आंसू गिरते हैं, खून के आंसू गिरते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, खून के लाल लाल आंसू गिरते हैं। तो लाल लाल का मतलब हो गया लक्ष्मी नारायण लाल, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक रचना आपको देखने को मिलती है कि ताजमहल का टेंडर। तो ताजमहल का टेंडर एक नाटक विधा है और आप कह सकते हैं किसका है, तो बिल्कुल अजय शुक्ला का है। ध्यान में रखिएगा कि ताजमहल का टेंडर किसने लिया, अजय शुक्ला ने लिया। और एक रचना इसी से मिलती जुलती है, दूसरा ताजमहल। और मैंने आपको बताया था कि दूसरा ताजमहल तो नसीरी व्यक्ति बनाएगा, नसीरी शर्मा, नासिरा शर्मा, है ना, नसीरा। तो नासिरा शर्मा को ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल ताजमहल से संबंधित जो है ना मेमोरी के आधार पर कुछ प्रश्न थे, बिल्कुल उसकी जी चर्चा हो गई। तो आई होप कि बिल्कुल आप इसे कंठस्थ कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि तेरी पिकनिक, 13 को तेरी कहते हैं ना, तेरी पिकनिक एकांकी किसकी है। यानी कि प्रश्न संख्या 13 है कि पिकनिक एकांकी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र की, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर की, विकल्प सी है जैनेन्द्र कुमार की, या फिर विकल्प डी गिरिजा कुमार माथुर की। तो बिल्कुल पिकनिक एकांकी किसकी है ना। प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर पिकनिक में जा, पिकनिक में जा। अब पिकनिक में जा फर गिरिजा, ध्यान में रखिए। कहाँ जा, बोले मथुरा जा, है ना। अगर आपको पिकनिक करना है तो पिकनिक में कहाँ जाओ, बोले पिकनिक में जा मथुरा। तो जा फार गिरिजा, मथुरा फार माथुर, ध्यान में रखिएगा। जगदीश तन माथुर को मत करिएगा, गिरिजा कुमार माथुर को करिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं पिकनिक में कोई व्यक्ति था ना जो गिर गया, पिकनिक पे कोई व्यक्ति मथुरा गया तो जाके वहाँ गिर गया, तो पिकनिक में गिर गया जाके मथुरा, है ना। बस ध्यान में रखिएगा और इसे बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 14 है कि मेघ की छाया, लाउड स्पीकर और उम्र कैद किसकी एकांकी है। बड़ी महत्वपूर्ण एकांकी आपके स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 14 में कि मेघ की छाया, लाउड स्पीकर और उम्र कैद किसकी एकांकी है। विकल्प कह रहे कि धर्मवीर भारती की है, विकल्प बी गिरिजा कुमार माथुर का, विकल्प सी भुवनेश्वर, या फिर विकल्प डी उदय शंकर भट्ट की। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गिरिजा कुमार माथुर इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल मेघ की छाया देखकर कोई व्यक्ति गिर गया और कोई व्यक्ति बिल्कुल लाउड स्पीकर देखकर गिर गया, है ना। तेजी के साथ जैसे कोई आपके कान में आके लाउड स्पीकर बजा दे तो क्या होगा, व्यक्ति गिर जाएगा। तो गिरना मतलब गिरिजा कुमार माथुर, ध्यान में रखिएगा। और उम्र कैद किसी को हो जाए और खबर मिल जाए तो व्यक्ति गिर जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मेघ की छाया में व्यक्ति गिर गया, लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनकर गिर गया, उम्र कैद हो गई तो भैया गिर गया। तो गिर जा ध्यान में रखिएगा कि गिरिजा कुमार माथुर जी का एकांकी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 के निम्न उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी है, यानी कि उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी कौन सी है। विकल्प कह रहे कि लक्ष्मी का स्वागत, पापी और जोग, विकल्प बी में कह रहे हैं स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, विकल्प सी कह रहे हैं कि आपस का समझौता और चौराहे, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल आप सबका सरकारी जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल इस प्रश्न का जो निर्माण करने का मेरा उद्देश्य था कि बिल्कुल उपेंद्रनाथ अश्क जी के जितने भी महत्वपूर्ण एकांकी है ना, उसका एक बार चक्कर आप कर लें, उसकी एक बार परिक्रमा कर लें।
ठीक है, तो बिल्कुल। अब देखिए लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है, बोले सर लक्ष्मी का स्वागत अस्क वाला व्यक्ति करता है। दूसरा अस्क कौन बहाता है, बोले पापी व्यक्ति जब पकड़ा जाता है ना या अंतिम समय उसका आता है तो अपने समय को सोच करके पापी व्यक्ति अस्क बहाता है। तो अस्क फार उपेंद्रनाथ अस्क। और किसी को जोक पकड़ लेना तो जोक पकड़ लिया और जैसे जोक दिखाई दिया तो व्यक्ति अस्क बहाना शुरू करने लगता है, रोना धोना शुरू कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। और स्वर्ग की झलक, कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, ट्रेबल में हो, मुसीबत में हो और उसको कोई स्वर्ग की झलक दिखला दे कि बस भैया आपका सिलेक्शन समझो हो ही गया है ना, अब आप नौकरी पा गए हो, तो बस इतना व्यक्ति खुशी हो जाता है कि उसके खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, तो स्वर्ग की झलक में अस्क आने लगते हैं। और अधिकार का रक्षक, ये भी बिल्कुल अस्क के हैं, तो बिल्कुल अधिकार के रक्षक को देख करके भी अस्क आने लगता है। कोई आपके अधिकार का रक्षा करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाए और आपके अधिकार की रक्षा कर दे तो उसके लिए भी अस्क आने लगता है। और आपस में समझौता कब होता है, जब अस्क आ जाता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विद्यार्थी जीवन में मारपीट हो जाती थी, मारपीट होने के बाद जब दोनों पक्ष रोने धोने लगते थे तो आपस में समझौता हो जाता था और आपस का समझौता एक प्रतीक था कि बिल्कुल अब शांति हो जाएगी। तो प्रतीक फार प्रतीकात्मक एकांकी है, ध्यान में रखिएगा। और चरवाहे भैया बहुत ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कहने का आशय है कि अस्क जी द्वारा लिखे गए सभी एकांकी हैं, इसलिए इसको चर्चा करना जरूरी था। तो बिल्कुल आई होप कि इसे बिल्कुल कंठस्थ करने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि बड़े आदमी की मृत्यु एकांकी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि भुवनेश्वर की है, विकल्प बी उपेंद्रनाथ अस्क की है, विकल्प सी उदय शंकर भट्ट की है या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर की। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर कि बड़े आदमी की मृत्यु एकांकी किसकी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उदय शंकर भट्ट इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो अभी आपने एक प्रश्न देखा था, है ना, कि 16 प्रश्न की आप देख रहे हैं बड़े आदमी की मृत्यु, और इसके पहले आपने एक प्रश्न देखा था कि वह मरा क्यों, है ना। वह क्यों मरा, तो वह क्यों मरा भाई, वह तो सेठ आदमी था, क्यों मर गया, तो सेठ गोविंदास का है। और बड़े आदमी की मृत्यु, बिल्कुल बोले भैया बड़े आदमी की मृत्यु तो भट्ट से हो गई, भट्ट से, है ना। बड़े आदमी का उदय भट्ट से हुआ और भट्ट से उसकी मृत्यु भी हो गई, है ना। देखे होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, बड़े तेजी के साथ बड़े आदमी बन जाते हैं तो उनका उदय हो जाता है, और जितने तेजी से उनका उदय होता है उतने तेजी से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी हमारी, टेंशन, हार्ट अटैक होता है ना, बड़े व्यक्ति को बहुत जल्दी हार्ट अटैक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बड़े व्यक्ति थे, उनको हार्ट अटैक आया, भट्ट से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए तो ये क्लू रखिएगा और इसी की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे है प्रश्न संख्या 17 की रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि विकल्प ए जगदीश चंद्र माथुर की है, विकल्प बी गणेश प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर या फिर विकल्प डी सुदर्शन का। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर रीढ़ की हड्डी ना बिल्कुल किसकी है, बोले जगदीश चंद्र माथुर की है। तो रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं ना भैया किसी भी व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है ना, तो रीढ़ की हड्डी जगदीश है ना। तो रीढ़ की हड्डी कौन है, बोले सर जगदीश, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। हमारे आप सभी की रीढ़ की हड्डी कौन है, जगदीश है। और रीढ़ की हड्डी अगर नहीं है बैकबोन तो समझिए व्यक्ति, है ना, बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता है, आपका शरीर लोथड़ा की तरह गिर जाएगा। तो वही संभाले हुए, वही सहारा दिए हुए हैं, वही रीढ़ की हड्डी है, सहारा है, ये ध्यान में रखिएगा। वही हमें आपको खड़ा किए हुए हैं, वही हमें आपको एक उम्मीद दिए हुए हैं, जगदीश। बस ये क्लू बनाइएगा कि रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ के सहारा है ना, उन्हीं के सहारे हम लोग खड़े हैं, किसके, बोले जगदीश के। तो जगदीश का मतलब जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रखिएगा। रीढ़ की हड्डी जगदीश, रीढ़ की हड्डी जगदीश, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में कौन सा एकांकी जगदीश माथुर का है। अब कह रहे हैं कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मेरी बांसुरी और भोर का तारा, विकल्प बी है कलिंग विजय और खिड़की राह, विकल्प सी कबूतर खाना और भाषण या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब था और बिल्कुल सरकारी उत्तर में तो आप सभी लोग बिल्कुल महारत हासिल किए हो, है ना। कुछ बताना नहीं पड़ता है क्योंकि आप पहले से जान रहे हो कि सर इस प्रश्न का निर्माण तो चक्कर लगाने के लिए किए होंगे, परिक्रमा कराने के लिए किए होंगे और बिल्कुल सही समझ रहे हो,
तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी अपनी पीठ ठोक लीजिए कि वाह बी है बेल्डन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि जगदीश की बात करते हैं। तो बिल्कुल मेरी बांसुरी बिल्कुल जगदीश, अभी आपने देखा था जगदीश के लिए बजती है। भोर में तारा जगदीश के लिए। कलिंग विजय बिल्कुल जगदीश का नाम लेके कलिंग विजय कर लीजिए। खिड़की राह बिल्कुल जगदीश का इंतजार है। कबूतर खाना में जगदीश और भाषण जगदीश। तो जगदीश फार जगदीश चंद्र माथुर को दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर ही लीजिएगा, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज भी करिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 19 है कि तांगे वाला एकांकी किसकी है। अब देखिए प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर कि तांगे वाला एकांकी किसकी है। विकल्प कह रहे कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर का, विकल्प सी चतुर्सेन शास्त्री या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल का। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर तांगे वाला एकांकी जो है ना, विकल्प ये चंद्रगुप्त विद्या अलंकार इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और आप सबको ढेर 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 सारी हार्दिक शुभकामना, है ना। तो बिल्कुल आप कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए तांबा वाला जो होता है ना, तांगे वाला, तो तांगे वाला बड़ा है ना गुप्त विद्या के अलंकार से युक्त होता है। क्योंकि देखे होंगे कभी कभी जो तांगे वाले होते हैं ना, बड़े गुणी होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। तो बस तांगे वाला चंद्रगुप्त है विद्या अलंकार, उसके अंदर गुप्त विद्या अलंकार, ये ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सी एकांकी एवं एकांकीकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि भेड़िए एकांकी और इसके रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। विकल्प बी मैं और केवल मैं भगवती चरण वर्मा का। विकल्प सी है ऊंचा पर्वत गहरा सागर चतुर्सेन शास्त्री का, या फिर विकल्प डी टकराहट जैनेन्द्र कुमार का। तो कह रहे कि इनमें से कौन सी एकांकी और एकांकीकार असंगत हैं, उसी को आपको जवाब के रूप में चयन करना है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। ऊंचा पर्वत गहरा सागर चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है, बल्कि आप बार बार मैं बताता हूँ आप सबको कि ऊंचा पर्वत गहरा सागर विष्णु प्रभाकर इन्हीं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। भेड़िए की बात करते हैं तो भेड़िए गुप्त हो गए हैं, इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गुप्त फार चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, मैं और केवल मैं भगवती के चरण में, ऊंचा पर्वत गहरा सागर विष्णु प्रभाकर का, और टकराहट जैनेन्द्र का। तो फिलहाल संख्या 20 का जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 21 है कि कुणाल किसकी एकांकी है। अब विकल्प कह रहे कि डॉक्टर सत्येंद्र की है, विकल्प बी धर्मवीर भारती का है, विकल्प सी सुदर्शन, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कुणाल जो है ना बिल्कुल सत्य है। तो सत्य फार डॉक्टर सत्येंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो कुणाल तो सत्य है, सत्य फार सत्येंद्र का ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि किस विकल्प में सही मिलान है। अब विकल्प यहाँ पे देखेंगे, एक तथ्य है कौमुदी महोत्सव जगदीश चंद्र माथुर का। विकल्प बी में आप देखेंगे, बी में लक्ष्मी का स्वागत उदय शंकर भट्ट, नए मेहमान और उपेंद्र रस्क, रीढ़ की हड्डी राम कुमार वर्मा। तो इसको आप सही से मिला लीजिए। और आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के जब प्रश्न आपको बिल्कुल पेपर में दिखे तो सबसे पहले आप इनका एक रफ प्रतीर की तरह से इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने बताया था कौमुदी महोत्सव राम के कुमार करते हैं, दीपदान राम के कुमार करते हैं, रेशमी टाई राम के कुमार, तो राम कुमार कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा का हो गया। तो बिल्कुल ये का 4। ठीक है, अब देखिए 1 का 4 और कहीं है नहीं, तो आपका तो ऐसे मिल गया। लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है, बोले भैया जी लक्ष्मी का स्वागत तो वही करता है जो अस्क बहाता है। तो अस्क फार बी का 3। नए मेहमान अगर आ जाते हैं तो भैया नए मेहमान कब आए थे, नए मेहमान का उदय हो गया भट्ट से, तो भट्ट फार है ना उदय शंकर भट्ट, बिल्कुल है ना, सी का 2। और रीढ़ की हड्डी जगदीश है भैया, हमारे आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि सहारा आसरा है ना, कौन है, जगदीश है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22 के विकल्प सी को बिल्कुल एकदम सही कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि मातृ मंदिर एकांकी किसकी है। विकल्प कह रहे कि विष्णु प्रभाकर की है,
विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल की है, विकल्प सी हरकृष्ण प्रेमी की है, या फिर विकल्प डी सेठ गोविंद दास की। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और सुंदर सा जवाब सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हरिकृष्ण प्रेमी इज राइट आंसर। देखिए जो मात्र का मंदिर होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल हरिकृष्ण प्रेमी के जैसा होता है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें कि मंदिर की, तो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा कई मंदिर नाम से कई एकांकी लिखी गई हैं, जिनमें मात्र मंदिर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से एक इनका है राष्ट्र मंदिर, इसी तरह से इनकी एक रचना है न्याय मंदिर, और इनकी है वाणी मंदिर। तो मैंने एक क्लू बनाया था मारा मनवा, मारा मनवा। अब मारा मनवा तो माँ से मातृ मंदिर, रा से बिल्कुल आप देखेंगे तो राष्ट्र मंदिर, माँ से है ना राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, राष्ट्र मंदिर, और मारा मनवा, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर, इधर में रखिएगा। तो आपने देखा कि मातृ मंदिर को मोटी मोटी बात एक क्लू है कि मारा मनवा, मारा मनवा, ठीक है ना। तो मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाफार वाणी मंदिर, ये ध्यान में रखिएगा। 5 मंदिर हैं, मारा मनवा, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, और फिर इसके बाद मान मंदिर और न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, ठीक है ना। अब इनसे क्या होगा, मारा मनवा से प्रेम है, प्रेम का मतलब हरिकृष्ण प्रेमी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 24 है कि अशोक वन एकांकी किसकी है। विकल्प कह रहे कि लक्ष्मी नारायण लाल की है, या फिर विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र की, विकल्प सी सुदर्शन, या फिर विकल्प डी सेठ गोविंद दास की। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है, और आपका सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए अशोक वन में कौन बोले, अशोक वन में तो लक्ष्मी नारायण को मिली, मिश्र फॉर मिली, ध्यान में रखिएगा, मिश्र मिली, है ना। तो अशोक वन में लक्ष्मी नारायण को मिश्र माने मिली, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि अशोक वन में लक्ष्मी नारायण को मिली, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में कौन सी एकांकी विष्णु प्रभाकर की नहीं है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी को लॉक किया जाए। उम्र कैद जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति क्या हो जाता है, उम्र कैद उसको हो जाता है और ये सुनता है तो गिर जाता है, तो गिरजा कुमार माथुर का है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे व्यक्ति को सुनाई देता है भैया तुमको तो उम्र कैद हो गई है, अब उम्र कैद की खबर पाते हुए व्यक्ति क्या करता है, गिर जाता है। तो गिरजा फार गिरजा कुमार माथुर का है, ध्यान में रखिएगा। इंसान बिल्कुल विष्णु प्रभाकर, वह दोषी था तो विष्णु प्रभाकर, और 10 बजे रात को, ठीक है ना। कह रहे हैं कि वह इंसान क्या दोषी था जो 10 बजे रात को मिलेगा, कहे भैया इसको तो विष्णु जाने, प्रभाकर जाने, ये ध्यान में रखिएगा। और इसे ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा कि वह इंसान विष्णु जाने, वह दोषी था विष्णु जी जाने, 10 बजे रात को विष्णु जी जाने। तो बस विष्णु फार विष्णु प्रभाकर को आप ऐसे बैठाने का प्रयास करिएगा, और इन सभी रचनाओं को बिल्कुल इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे, और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए, और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। और इसके साथ ही प्रत्येक दिन रविवार को एक क्लास रहती है, केवल सुबह 7 बजे 125 TGT PGT हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब बिल्कुल इन सभी कक्षाओं में जुड़ करके अपनी जो तैयारी है उसको जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो मित्रों आप सबसे आग्रह है कि आप सब इसी तरह से चैनल पर अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास जताते रहें। अलविदा, कोट कोट धन्यवाद और बाय बाय।